हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कपिल और शालू ने कैसे सिखाया सौरभ को सबक। कपिल हिसाब की कॉपी देखकर दंग रह गया। इतना सारा खर्चा, ये तो एक महीने का ही हिसाब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिवाला ही निकल जाएगा। पिछले 1-2 महीनों से कपिल देख रहा था कि जब तब शालू एटीएम से पैसे निकालकर भी खर्च कर लेती थी। एटीएम नहीं जा पाती तो कपिल से पैसे मांग लेती थी। शुरू में तो कपिल यही सोचकर टालता रहा कि नई नई शादी है और शालू ने पहली बार गृहस्थी संभाली है। शायद इसीलिए खर्चों का हिसाब नहीं बैठा पा रही। खुद उसे भी कहाँ अंदाजा था। संयुक्त परिवार में खर्चा माँ और बाबूजी चलाते थे, लेकिन हर महीने वेतन से ज्यादा खर्च तो पानी सिर के ऊपर जाने वाली बात हो गई। कपिल दुविधा में था, आखिर इतने पैसे कहाँ खर्च कर रही है शालू। कुछ दिन पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। कानपुर स्थानांतरण के बाद भी शुरू के 1-2 महीने तक तो हिसाब सही चला, पर धीरे धीरे कपिल को महसूस होने लगा कि खर्चा कुछ ज्यादा हो रहा है। उसने शालू को खर्चों के बारे में सावधान रहने के लिए इशारा भी किया, पर शालू ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कपिल की थोड़ी सी झल्लाहट, बिजनेसमैन की बेटी है, ज्यादा कमाई है, शायद उसे अंदाजा ही नहीं होगा कि बंधी बंधाई कमाई से खर्चा कैसे चलाया जाता है। शादी से पहले उसे इसी बात का तो डर था। कपिल के माँ बाप शालू को पहले ही देख आए थे। शहर में शालू के पिता का नाम था। जितना बड़ा नाम उतनी ही बड़ी कोठी। शालू सुंदर थी, शिष्ट थी, पढ़ी लिखी थी। उन्हें पहली ही नज़र में शालू पसंद आ गई थी। लेकिन कपिल थोड़ा असमंजस में था। उसने ऐसे कई किस्से सुन रखे थे जहाँ बड़े घर की लड़की बंधी बंधाई आमदनी से गुजारा नहीं कर पाती और खर्चों को लेकर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ मामलों में तो नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं कि कपिल बड़े घर का नहीं था, पर उसका मानना था कि बड़ा घर तो उसके पिता का है। वो स्वयं तो वेतन भोगी ही है, जिस महीने में सिर्फ एक बार ही बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती है और कभी कभार टूर पर जाता है तो टीएडीए मिल जाता है। इसके अलावा कोई आमदनी नहीं है। जो भी लड़की उसकी पत्नी बनकर आएगी, उसे पूरा महीना उसी सैलरी से गुजारा करना पड़ेगा। माता पिता ने जब शालू के लिए कपिल पर थोड़ा दबाव डाला तो वो इस शर्त पर राजी हो गया कि वो पहले लड़की से बात करेगा, फिर निर्णय लेगा। कपिल की शर्त मान ली गई। कपिल ने 2 टूक बात करना उचित समझा। देखो शालू, हम दोनों को अपने अपने जीवन के विषय में एक अहम निर्णय लेना है। शक्ल सूरत या जन्म पत्री ही सब कुछ नहीं होती। ये जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के विषय में अच्छी तरह जान लेने के बाद ही किसी तरह का निर्णय लें। कुछ प्रश्न तुम्हारे दिल में होंगे और कुछ मेरे दिल में हैं। उसके बाद ही हम ये निर्णय लेंगे कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। शालू को कपिल से इतनी खुली बात की आशा नहीं थी। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि कपिल उससे किस विषय पर बात करेगा, उसकी पढ़ाई के विषय में या उसकी हॉबी के विषय में, या फिर घरेलू कामकाज के विषय में उससे सवाल पूछेगा। हो सकता है उसके सामान्य ज्ञान की परीक्षा ले। उसने डर के मारे उसी दिन से अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। कोर्स की किताबें एक बार फिर से खुल गईं, जैसे नौकरी के लिए साक्षात्कार की तैयारी कर रही हो। कपिल ने अपना पक्ष रखा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम दोनों के परिवारों का रहन सहन का स्तर सामान्य है। दोनों के घरों में खासा पैसा भी है, लेकिन वो दोनों घर हमारे माता पिता के हैं। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। मुझे महीने में बंधा हुआ वेतन मिलता है और तुम्हें उसी वेतन में काम चलाना होगा। एक और बात, भविष्य में मैं या तुम कभी अपने माता पिता के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। शालू ने सहमति में गर्दन हिला दी। चौका बर्तन के अतिरिक्त हम दूसरे किसी काम के लिए नौकर नहीं रखेंगे। घर के सारे काम हम दोनों को मिलजुल कर करने होंगे। शालू ने इस बार भी हामी भर दी। किसी दूसरे की सुख सुविधाओं को देखकर तुलना नहीं करनी है। हम जब समर्थ होंगे तब खुद ही खरीद लेंगे। ठीक है, मुझे बेईमानी की कमाई से सख्त नफरत है। मुझे कभी ऊपर की कमाई के लिए मत कहना। रिश्वत से तो मुझे भी चिढ़ है। मेरे रैंक के अनुसार मुझे बड़ा मकान नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में तुम्हें छोटे मकान में ही गुजारा करना पड़ेगा। नहीं कहूँगी,
बड़ा मकान तो वैसे भी मेंटेन करना मुश्किल होता है। बस मुझे इतना ही कहना था। अब तुम्हारी कोई शर्त हो तो वो भी बता दो। शालू मंत्र मुग्ध सी कपिल का चेहरा निहारने लगी। उसे खुद पर नाज हुआ कि कितना सरल स्वभाव है कपिल का। और कोई होता तो अपनी नौकरी के लिए बढ़ चढ़ कर बता कर उसे प्रभावित करने की कोशिश करता। वो तो इसके लिए तैयार ही नहीं थी। तो उसके मुंह से इतना भर ही निकला, मेरे पापा मुझे कभी शहर से बाहर घुमाने नहीं ले जाते। तुम मुझे घुमाने तो ले जाओगे ना? भला ये क्या शर्त हुई? दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मान ली और फिर विवाह हो गया। बरामदे में खड़ा खड़ा कपिल यही सोच रहा था। जब शादी से पहले उसने मेरी सारी बातें खुलकर बता दी थी, फिर शालू खर्चों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख रही है? उसने वहीं से शालू को आवाज दी। भरसक नियंत्रण रखने के बावजूद उसकी आवाज तेज हो गई। शालू घबराई हड़बड़ाई सी रसोई घर से बाहर निकल आई। हड़बड़ाहट में वो और भी सुंदर लग रही थी। अपनी नई पत्नी को इस हाल में देखकर कपिल को तरस आ गया। थोड़ा क्रोध भी शांत हो गया। उसने बड़े प्यार से पूछा, शालू ये हिसाब की कॉपी देखो। तुम खर्चों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख रही हो? मैंने पिछले माह भी टोका था। शालू ने सहम कर उत्तर दिया, मैं तो पूरा खर्चा हाथ रोक कर करती हूँ। ना कोई कपड़ा खरीदती हूँ, ना ही मेकअप का सामान खरीदती हूँ, ना ब्यूटी पार्लर जाती हूँ। ये तो रोजमर्रा का आवश्यक सामान है। जब तक कपिल एक एक आइटम हिसाब की कॉपी में देख पाता, उसके मित्र सौरभ का मोबाइल पर फोन आ गया। बिल्डिंग के बाहर गेट के पास खड़ा वो कपिल की प्रतीक्षा कर रहा था। कपिल अपनी कार निकालकर सौरभ के साथ ऑफिस निकल गया। कपिल के स्थानांतरण के साथ ही उसके बैचमेट सौरभ का भी स्थानांतरण कानपुर हो गया था। तो दोनों ने साथ साथ ही मकान ढूंढा। एक ही बैच के होने के कारण दोनों यही चाहते थे कि एक ही सोसाइटी में दोनों को मकान मिल जाए। सौरभ का परिवार थोड़ा बड़ा था, पत्नी, सास ससुर और 2 बच्चे। उसने 3 BHK का फ्लैट लिया। कपिल का परिवार छोटा था, वो और शालू, उसने 1 BHK का फ्लैट लिया। दोनों को एक ही बिल्डिंग में आमने सामने फ्लैट मिल गए। छोटी सी सोसाइटी थी, कुल मिलाकर 4 टावर, गेट पर 24 घंटे का पहरा, कॉलोनी के बीच में बड़ा सा मैदान जिसमें बच्चों के लिए झूले लगे थे। शहर से थोड़ी दूर थी कॉलोनी, पर थी बहुत सुंदर। एक ही सप्ताह में दोनों अपना अपना परिवार लेकर सामान समेत पहुंच गए। दोनों सपरिवार साथ साथ रहकर खुश भी थे। दिन भर ऑफिस का काम निपटाकर शाम को दोनों परिवार एक साथ बैठकर गपशप भी करते। कई बार रात का डिनर भी हो जाता था। कुछ सौरभ की पत्नी आरुषि पका लेती तो कुछ शालू पका लेती। पिकनिक, पिक्चर, शॉपिंग का प्रोग्राम भी साथ साथ ही चलता रहता था। दिन मजे से कट रहे थे। एक दिन आरुषि सुबह सुबह शालू के पास आई। कुछ परेशान थी। बोली, शालू आज चीनी खत्म हो गई है अचानक। मैं सोच रही थी डिब्बे में होगी, पर डिब्बा खाली था। गलती मेरी थी, शायद मंगाना ही भूल गई। गुड़िया दूध के लिए रो रही है, 1 कटोरी चीनी दे दे, बाजार से मंगाकर वापस दे दूंगी। शालू हंस दी। हो जाता है कभी कभी। ऑफिस के काम में हमारे पति भी इतने मशगूल हो जाते हैं कि कई बार घर का सामान लाना ही भूल जाते हैं। आरुषि खुश होकर बोली, शाम को वापस कर दूंगी। अब 1 कटोरी चीनी वापस करोगी, बस इतनी ही दोस्ती रह गई हमारी। शालू ने आरुषि के संकोच को दूर करने की गरज से कहा, लेन देन तो पड़ोसियों में चलता ही रहता है। और फिर काफी देर तक उदाहरण समेत एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की किस तरह सहायता की, इन भूली बिसरी बातों की चर्चा छिड़ गई। आरुषि ने शालू से इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। अब वक्त बेवक्त उसका शालू से कुछ भी मांगने का संकोच कम होने लगा। उसके घर हर समय कोई ना कोई चीज घटती ही रहती थी। मौका मिलते ही पहुंच जाती थी शालू के घर, और साथ ही सौरभ की लापरवाही के किस्से भी सुना आती थी। आरुषि की हालत देखकर शालू का दिल पसीज उठता। सोचती, वो तो कितनी खुश है कपिल, कभी कोई सामान समाप्त ही नहीं होने देते। शुरू में उसके पास सिर्फ एक ही गैस का सिलेंडर था। गैस खत्म होती तो उसे हॉट प्लेट पर खाना पकाना पड़ता था। जैसे ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग शुरू हुई, उसने दूसरा सिलेंडर तुरंत बुक कर लिया। पर सौरभ कितना लापरवाह है, सामान समाप्त हो जाता है, वो कई कई दिनों तक लाने की सुध ही नहीं लेता। ये तो अच्छा है हम दोनों के घर आसपास हैं, वरना ऐसी जरूरत के समय बेचारी कहाँ मांगती फिरती।
शुरू में कपिल और सौरभ दोनों अपने अपने स्कूटर से ऑफिस जाते थे। फिर सौरभ ने प्रस्ताव रखा कि जब साथ साथ ही जाना है तो डबल खर्चा क्यों किया जाए। एक दिन सौरभ स्कूटर निकाल ले, एक दिन कपिल। इधर काफी दिनों से सौरभ का स्कूटर खराब पड़ा था। वो कपिल के स्कूटर से ही आ जा रहा था। एक बार कपिल ने पूछा तो बोला कि दफ्तर में काम ज्यादा होने के कारण उसे स्कूटर ठीक करवाने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। स्कूटर के हॉर्न की आवाज आई तो शालू दौड़ी दौड़ी बाहर भागी। कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। कपिल ऑफिस से वापस आ गया था। पीछे सौरभ एक 5 लीटर का रिफाइंड ऑयल का डिब्बा पकड़े बैठा था। लीजिए भाभी जी, आपके रसोई घर का इमरजेंसी प्रबंध। सौरभ तेल का डिब्बा शालू को पकड़ाते हुए बोला। उधर कपिल के दिमाग में घर के खर्चे का हिसाब घूम रहा था। उसने शालू को साथ बैठाकर ध्यान से हिसाब की कॉपी में एक एक आइटम देखनी शुरू की। थोड़ी देर कुछ जोड़ तोड़ के बाद उसने उन जरूरी खर्चों का ही विश्लेषण करना शुरू कर दिया जिनके बारे में शालू ने उसे सुबह बताया था। शालू, पिछले महीने चीनी 5 किलोग्राम कैसे आई? 2 लोगों में तो ज्यादा से ज्यादा 2 किलोग्राम चीनी खर्च होनी चाहिए। शालू एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। कपिल फिर से हिसाब में घुस गया। इस बार डिटर्जेंट भी 1 किलोग्राम लगा है, जबकि हम 2 लोगों के कपड़ों में 500 ग्राम डिटर्जेंट ही लगा करता था। वो इस बार दफ्तर में व्यस्तता के कारण सौरभ सामान नहीं ला पाया था, इसीलिए आरुषि चीनी और डिटर्जेंट उधार मांग कर ले गई थी। कह रही थी कि जल्दी वापस कर देगी। एक तो शालू खुद को गुनहगार समझ रही थी कि कपिल से बिना पूछे उसने सामान आरुषि को दे दिया। दूसरे, सौरभ कपिल का प्रिय मित्र है, इस कारण भी शालू अपनी बात को शिकायत का रूप नहीं देना चाह रही थी। और ये क्या, गैस का सिलेंडर 20 दिन में खत्म? कहाँ तो हमारा सिलेंडर 3 महीने चलता था। वो सौरभ को टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए गैस बुक नहीं करा पा रहा था। आरुषि दाल सब्जी हमारी ही गैस पर बना लेती है। शालू धीरे से बोली तो कपिल चिल्लाया। अगर सौरभ को समय नहीं मिल रहा था तो आरुषि बुक कर लेती, मुझे कहती मैं बुक कर देता। और ये क्या, पिछले महीने सब्जी भी बहुत ज्यादा आई है। शालू एकदम से उसका कुछ हिसाब नहीं दे पाई। उसे याद भी नहीं आ रहा था कि सब्जी अधिक क्यों आई होगी। जो भी आई थी पकाकर खा ली गई, किसी भी दिन फेंकी नहीं गई थी। थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद कपिल ने कॉपी बंद कर दी। माहौल को हल्का बनाने के लिए शालू बोली, तुम भी क्या हिसाब किताब लेकर बैठ गए हो? ऐसी बात नहीं है शालू, मेरे अकाउंट में कुल 10,000 थे, 5,000 फ्रिज की किस्त में निकल गए। आज सौरभ ने कहा कि उसके पैसे खत्म हो गए हैं और उसे बेटे की फीस भरनी है, सो 2,500 मैंने उधार दे दिए। अब तो मात्र 2,500 बचे हैं। इतने पैसों में घर का हिसाब कैसे चलेगा? ओह, तो इस महीने हम प्रेस नहीं खरीद पाएंगे। मालूम है, प्रेस करने का रोज का धोबी का खर्च 10-15 रुपए हो जाता है। कपिल ने गर्दन हिलाकर बात वहीं समाप्त कर दी। रविवार का दिन था। अचानक पड़ोस के घर से खटखट की आवाज आई। कपिल ऊपर छत पर चढ़ गया। सौरभ डिश लगवा रहा था। भुनभुनाते हुए वो नीचे उतर आया। बोला, कल तक तो फीस के पैसे नहीं थे और आज डिश लगवा रहा है। शालू ने आरुषि की ओर से सफाई दी। अरे, उनका टीवी बेकार बंद पड़ा था। आरुषि भी बोर होती थी, इसीलिए शायद लगवा लिया होगा। कपिल ने झुंझलाई सी आवाज में बोला, ठीक है, पर उधार लेकर क्यों? शालू ने थोड़ी हिम्मत बंधी। बोली, अगर तुम नाराज ना हो तो एक बात बताऊं। तुम्हारे जाने के बाद मैं भी हिसाब की कॉपी लेकर बैठी थी। काफी सोचने पर मैंने देखा कि आरुषि जो सामान लेकर जाती है वो कह तो देती है कि वापस कर देगी, पर आज तक उसने कभी कुछ वापस नहीं किया। हमें ही अधिक खरीदना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें हिसाब में सामान अधिक खरीदा हुआ दिख रहा था। और क्या क्या ले जाती थी वो? शालू ने एक ही सांस में बता दिया। सभी कुछ, सब्जी, दूध, चाय, चीनी, पाउडर, रिफाइंड तेल, बच्चों के लिए रबर, पेंसिल, शार्पनर, गैस का सिलेंडर तो उसने कभी मांगा नहीं। मेरी किचन में आकर चाय, नाश्ता और खाना खूब पकाया है, तभी तो सिलेंडर 15-20 दिन में खत्म हो जाता था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, दूसरा सौरभ तुम्हारा मित्र है। तरह की छोटी छोटी बातें बताती तो तुम्हें शिकायत लगती। शालू की डरी शक्ल देखकर कपिल थोड़ा शांत हो गया। बोला, ठीक है,
आगे से थोड़ा सतर्क रहना शुरू कर दो। कैसे? आगे से वो कुछ मांगने आए तो बहाना बना देना, ऐसे मना कर देना जिससे उसे बुरा भी ना लगे। मुझे तो बहाने बनाने भी नहीं आते। अरे कुछ भी कह देना, जैसे दूध फट गया, चीनी खत्म हो गई और हम गुड़ की चाय पी रहे हैं। आलू मांगे तो कहना करेले बना रही हूँ। कपिल घर से निकला ही था कि आरुषि धड़धड़ाती हुई अंदर आ गई। अरे यार, ये दरवाजा कैसे खुला छोड़ रखा है? फिर बिना शालू के जवाब की प्रतीक्षा किए ही बोली, मैं नहाने घुसी और गैस पर रखा दूध सारा उबल गया। शालू थोड़ा दूध दे दे, गुड़िया रो रही है। दूध फट गया। शालू को कपिल का वो बहाना याद आ गया। जब तक वो ये बहाना बना पाती, उससे पहले ही आरुषि ने फ्रिज खोल लिया। सामने 2 पैकेट रखे थे। एक पैकेट मैं ले लेती हूँ, शाम को सौरभ से कहकर मंगवा दूंगी। और फिर आरुषि तेजी से वापस लौट गई। घंटे भर बाद फिर घंटी बजी। आरुषि ही थी। किचन की तरफ पैर बढ़ाते हुए बोली, आज क्या बना रही है खाने में? शालू की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। पता नहीं क्या मांगने आई है। हो सकता है सब्जी ही मांग बैठे। उसने कपिल का दिया हुआ अस्त्र ही चलाया। करेले पका रही हूँ। करेले? आरुषि की आंखों में चमक आ गई। शालू घबरा गई। अब ये करेले मांगेगी। मुझे क्या पता था इसे करेले इतने पसंद हैं। नहीं तो झूठ ही बोल देती। खिली हुई बाँछों से आरुषि बोली, फिर तो तेरे आलू बच गए होंगे। सौरभ कल बता रहा था कि ऑफिस से लौटते समय कपिल ने मंडी से अन्य सब्जियों के साथ आलू भी खरीदे थे। 4 आलू दे दे, शाम को वापस कर दूंगी। शालू रुआंसी हो गई। एक ही दिन में 2 अस्त्र बर्बाद हो गए। शाम को उसने कपिल को सारी बात बताई। कपिल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। अगले दिन रविवार था। कपिल और सौरभ का एक अन्य बैचमेट राघव अपनी बीवी नैना और बच्ची समेत सामने वाले ब्लॉक में ट्रक से सामान उतरवा रहा था। उन दोनों के कहने पर उसने भी उसी कॉलोनी में 2 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया था। ट्रक से सामान उतरवा कर सौरभ तो वापस आ गया। कपिल वहीं रुका रहा। अगले दिन शालू और कपिल डिनर लेकर राघव और नैना से मिलने पुनः उसके घर गए। बातों ही बातों में राघव ने कहा, यार ये सौरभ तो बड़ा अजीब आदमी है। दोपहर में आया और बोला घर में सिलेंडर खत्म हो गया है। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। अपना जरीकेन मुझे दे दे, शाम को दुकान खुलते ही वापस कर दूंगा। तूने बताया ही क्यों कि तेरे पास जरीकेन भर मिट्टी का तेल है? बताने की क्या जरूरत है? वो तो सामान उतरवा रहा था, सो उसकी नजर पड़ गई। जब तक गैस का कनेक्शन चालू हो, हॉट प्लेट से काम चलाना पड़ेगा। जरीकेन वापस मिला कि नहीं? अरे जरीकेन तो नहीं मिला। मजेदार बात यह है कि थोड़ी देर पहले नैना आरुषि से बात कर रही थी तो उसके मुंह से निकल गया कि कानपुर में मिट्टी के तेल की तो बेहद किल्लत है। तो जानते हो आरुषि क्या बोली? क्या? पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड कहाँ गए ढूंढने। मेरे हस्बैंड तो दोपहर में निकले और 10 मिनट में ही तेल लेकर आ गए। अब बताओ भला, हमारे यहाँ से तेल ले गए और हमारे ऊपर ही रोब झाड़ रहे हैं। कपिल और शालू दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। मियाँ बीवी दोनों ही उस्ताद हैं। दोनों को मांगने की बुरी आदत है। मांगकर भूलने का नाटक करना भी इनकी आदत में शुमार है। घर लौटकर कपिल ने शालू से इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कहा तो शालू ने तुरंत हल सुझाया। हम साफ मना कर दें कि कुछ नहीं देंगे। नहीं, वो बुरा मान सकते हैं। शालू ने अगला प्रयत्न किया। अच्छा, अगर हम दी हुई चीज वापस मांग लें? हाँ, किया जा सकता है, पर इसमें आपस के संबंधों में तनातनी हो सकती है। शालू सोच में पड़ गई। एक तरीका और है, हम मकान ही बदल लें। इतना आसान नहीं है कि मकान बदलना शालू। अगर दूसरी जगह भी ऐसे ही मांगने वाले पड़ोसी मिल जाएं, तो फिर क्या तीसरा मकान ढूंढेंगे? एक तरीका है। अगली सुबह ऑफिस जाते समय कपिल ने शालू से कहा, कोई भी सामान आरुषि या सौरभ को दो तो मुझे ज़रूर बता देना। ऑफिस पहुंचने के बाद शालू के 3 फोन आए और उसने जो जो सामान आरुषि को दिया सब बता दिया। ऑफिस में लंच सब लोग एक साथ किया करते थे। मिल बांट कर खाते थे। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो कपिल ने सौरभ से कहा, सौरभ आज तेरे घर प्याज, चीनी और डिटर्जेंट खत्म हो गया है, लौटते समय लेकर जाना। तुझे कैसे मालूम? सौरभ का कौर मुंह तक आते आते रुक गया। अरे यार, तुझसे लापरवाह कोई नहीं हो सकता। तू तो घर का सामान लाना भूल जाता है। उधर भाभी जी
घर घर सामान मांग मांग कर तेरी गृहस्थी चलाती रहती हैं। मैंने इसीलिए शालू से कह दिया था कि भाभी जी के घर जो जो सामान खत्म होता जाए मुझे फ़ोन पर बताती जाए। अभी तक ये 3 चीज़ें भाभी जी मेरे घर से लेकर गई हैं। सौरभ को इस तरह सबके बीच पोल खुलना रास नहीं आया। वो गुर्राते हुए बोला, ऐसा क्या सामान मांग लिया मेरी बीवी ने? भले पड़ोसी होने के नाते थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता ही है। आरुषि भी तेरे यहाँ से कुछ ले गई होगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू ढिंडोरा पीटता फिरे। इससे पहले कि कपिल कुछ बोल पाता, राघव बीच में ही बोल पड़ा, अरे सौरभ, तुझे मिट्टी का तेल मिला कि नहीं? तूने तो जरीकिन भी वापस नहीं किया। सौरभ इस दो तरफा हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने चुप बैठने में ही भलाई समझी। अमन वर्मा उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा मस्त था। जानते बूझते हुए बोला, भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई है, ये कौन लाया है? मैं लाया हूँ, सौरभ बोला। यानी कपिल के घर की भिंडी पर भी अपनी मोहर लगा रहे हो? सौरभ के मुंह से जोर से निकला, खबरदार, आज की सब्जी मेरे घर की है। इसका मतलब रोज की सब्जी कपिल के घर की होती थी। अमन वर्मा ने बात पकड़ ली। इसी के साथ ही पूरे ग्रुप का जोरदार ठहाका गूंजा। शाम को कपिल ने सब्जी मंडी में स्कूटर रोक लिया और सौरभ से बोला, जा, जो जो सामान घर में खत्म हो रहा है वो ले ले। मुझे बहुत बुरा लगता है जब भाभी घर घर हाथ फैलाती हैं। सौरभ एक हारे हुए सिपाही की तरह स्कूटर से उतरा और सामान लेने चला गया। सौरभ को देखते ही दुकानदार बोला, बहुत दिन बाद आए बाबूजी। कपिल मन ही मन बोला, जब मैं रोज आ रहा था तो ये क्या करते आकर, मगर अब चिंता ना करो, ये रोज आएंगे। सौरभ ने सामान पैक करवाना शुरू किया तो कपिल ने दुकानदार से उसी सामान में कई चीजों के अलग अलग पैकेट बनाने को कहा। सौरभ ने टोका तो कपिल बोला, अरे यार, तेरी इस भूलने की आदत के कारण मैं भाभी को अब और अपमानित होते नहीं देख सकता। इसीलिए बजाय इसके कि वो मांगा हुआ सामान मुझे वापस करने आए, मैं पहले ही उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। सौरभ के पास इतने जोरदार तर्क का कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप दुकानदार के पैसे चुकाए और दोनों लोगों की थैलियों हाथ में पकड़े चुपचाप स्कूटर के पीछे बैठ गया। सौरभ से अपनी थैली लेकर जब कपिल अपने घर पहुंचा तो शालू ने उसके हाथ से थैली ली और बोली, सुनो, ये मांगी हुई चीजों की लिस्ट क्या रोज रोज तुम्हें फोन पर देनी पड़ेगी? कल से शायद तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर आरुषि सौरभ को 2000 का बिल पकड़ाते हुए बोली, आज सर्विस स्टेशन से मैकेनिक आया था, स्कूटर ठीक कर गया है। कह रहा था कि सौरभ का फोन आया था, उन्होंने ही घर का पता और स्कूटर नंबर दिया है। दोनों घर आसपास थे पर दोनों में माहौल अलग था। इधर कपिल से अपनी जीत की मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी और उधर सौरभ परेशान था कि उसने तो कोई फोन नहीं किया था, पर बीवी के आगे अपनी हार का पर्दाफाश होने के डर से वो शांत खड़ा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।